बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। वारिस शाह लॉ अकेडमी का ये चैनल जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, जो अभी भी शामिल हुए हैं, उनसे इस्तदा है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियोज़ का ये सिलसिला जो है वो बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। नाज़रीन, हमारा आज का जो टॉपिक है उससे पहले मैं बता दूं कि हम पाकिस्तान पीनल कोड को थॉरली स्टडी कर रहे हैं। मेरा इस तरह से लॉ की मतलब मुख्तलफ चीज़ों को स्टडी करना, थॉरली स्टडी करने का बुनियादी मकसद जो है वो लॉ के स्टूडेंट्स को और यंग लायर्स वकला को और उसके साथ साथ आम आवाम को उनकी अपनी ज़बान में, उनके अपने अंदाज में उन तक कानून की तशरीह, कानून को पहुंचाना है ताकि वो उसको समझ सके। तो हम PPC को, ताज़ीरात पाकिस्तान को डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़ जो जुराइम है वो हम लास्ट एपिसोड से पढ़ते चले आ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है सेडिशन। सेडिशन है एक लफ्ज़, उसका मतलब है बगावत। तो सेक्शन 124A है जो आज हम डिस्कस करेंगे। Whoever by words either spoken or written, जो कोई भी by words अल्फाज के ज़रिए, either spoken और written, चाहे वो बोल कर, चाहे वो तहरीरी तौर पर, और by signs या निशानात के ज़रिए, और by visible representation या खाकों के ज़रिए, और otherwise या किसी और तरीके से, brings or attempt to bring into hatred और contempt, वो नफ़रत लाता है, हकारत लाता है और लाने की कोशिश करता है, और excites और attempt to excites disaffection towards, और नफ़रत पैदा करता है। एक अफेक्शन होता है मोहब्बत, डिसअफेक्शन नफ़रत पैदा करता है। द फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो कानूनी तौर पर बनी है। ऐसी हुकूमत जो वफाकी हो सकती है या सूबाई हो सकती है, जो कानून के मुताबिक बनी है, यानी वो जमहूरी असूलों के मुताबिक बनी है, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनी है, उस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो नफ़रत के बीज बोता है। वो अल्फाज के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए, निशानात के ज़रिए, खाकों के ज़रिए नफ़रत फैलाता है। ऐसे शख्स के लिए सज़ा रखी गई है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की, टू विच फाइन में बी एडेड, जिसमें जुर्माना भी शामिल होगा, और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर, टू विच फाइन में बी एडेड, और विद फाइन, और या 3 साल तक की सज़ा और 7 जुर्माने की सज़ा जो है, ये सज़ाएँ रखी गई हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी। उन्होंने एक्सप्लेन किया जैसे डिसअफेक्शन को, इससे मुराद है, इसमें शामिल है डिसलॉयल्टी, लॉयल होना, वफादार होना। लॉयल्टी वफादारी की बात है, और डिसलॉयल्टी मीन्स ना वफादारी या यानी गद्दारी। एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी, और दुश्मनी की तमाम फीलिंग जो है, जो एहसास एक एहसास दुश्मन के दिल में होता है दूसरे दुश्मन के लिए, वो अगर पैदा करना चाह रहा हो तो फिर उसको हम कहेंगे कि उसने डिसअफेक्शन जो है वो फैलाई है। और दूसरा है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोबेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द व्यू टू ऑब्टेन देयर अल्टरेशन बाय लॉफुल मीन्स without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offence under this section। अगर गवर्नमेंट को किसी कानूनी तरीक़ाकार से तब्दील किया जाता है जिसमें नफ़रत जैसी उनसर जो है वो शामिल नहीं है, जिसमें तौहीन के उनसर शामिल नहीं है, जिसमें डिसअफेक्शन शामिल नहीं है, तो फिर वो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होती। इसकी लेटेस्ट मिसाल ये है कि जिस तरह थोड़ा अर्सा पहले जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए, एक लीगल प्रोसेस के ज़रिए उतार कर एक नया वज़ीर आज़म इन हाउस तब्दीली ला के ले आया गया, तो वो गवर्नमेंट को गलत तरीके से नहीं उतारा गया, वो कानूनी तरीके से उतारा गया। लेकिन अगर उसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप नफ़रत फैलाते, आप और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तौहीन अमेज़ गुफ्तगू करते, तो वो सेक्शन 124 यानी सेडिशन के ज़िमरा में आता है। कोई भी हुकूमत हो, वो किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, अगर उसको लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए या और दूसरे तरीक़ाकार हैं,
ان کے مطابق اگر اتارا جاتا ہے اور ان کی جگہ پہ نئی حکومت آ جاتی ہے تو وہ ایک لیگل پروسیس ہے، وہ سیڈیشن میں نہیں آتا، لیکن ایک قانونی حکومت کے خلاف اب نفرت، توہین امیز، ہتک امیز رویہ اور اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں گے، اکسائیں گے اور کہیں گے کہ مار دو، جلا دو، گرا دو، جس طرح کہ ایک پنڈی کے شہزادے نے کہا تھا کہ جلا دو، گرا دو، وہ ساری کی ساری چیزیں سیڈیشن میں آتی ہیں، بغاوت میں آتی ہیں، اور اس کے لیے سزا ہم نے پڑھی ہے کہ اس کے لیے عمر قید کی سزا ہے اور 3 سال تک کی سزا ہے۔ اور ایکسپلینیشن نمبر 3 میں ہے comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not۔ اس میں وہ ساری باتیں ہوئی ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کو اب لیگل طریقے سے، یا گورنمنٹ اپنے اختیارات کو لیگل طریقے سے استعمال کرتی ہے، یا گورنمنٹ کے خلاف اب لیگل طریقے سے، فار ایگزامپل سپریم کورٹ آف پاکستان گورنمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیتی ہے تو وہ نفرت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اٹھ کے گورنمنٹ کے خلاف توہین کرے، نفرت پھیلائے اور ہتک امیز رویہ اپنائے، لوگوں کو اس کے خلاف کرے، سول نافرمانی کی تحریکیں شروع کر دے کہ جی میں نے بجلی کے بل نہیں جمع کرانے، جلا دینے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ کرے تو پھر وہ بغاوت، سیڈیشن کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے لیے سزا ہم نے پڑھی کہ عمر قید اور 3 سال کی سزا اور جرمانے کی سزا اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد سیکشن 125 کی طرف چلتے ہیں۔ ویجنگ وار اگینسٹ اینی پاور ان الائنس ود پاکستان، ایسی طاقت جو پاکستان کے ساتھ الائنس میں ہے، پاکستان کے ساتھ ایک اتحاد میں ہے، اس اتحاد والی قوت کے خلاف اگر آپ جنگ مسلط کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ whoever wages war against the government of any power in alliance or at peace with Pakistan or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with imprisonment for life, to which may fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, to which fine may be added, or with fine۔ جیسا کہ کسی بھی کوئی بھی ایسا ملک فار ایگزامپل جو پاکستان کے ساتھ الائی ہے، جیسے چائنا پاکستان کے ساتھ اتحاد میں ہے، فار ایگزامپل سعودی عرب پاکستان کے ساتھ امن میں ہے، اتحاد میں ہے، یا کوئی بھی ایسا ملک جو پاکستان کا ساتھی ہے، ہمدرد ہے، پاکستان کا سپورٹر ہے، پاکستان کے ساتھ وہ معیشت چلا رہا ہے، اس کے خلاف پاکستان جنگ نہیں کر رہا، اس ملک کے خلاف اگر آپ جنگ مسلط کرتے ہیں، جنگ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو عمر قید کی سزا ملے گی اور 7 سال تک کی سزا جو ہے اور 7 جرمانے کی سزا، اور یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد سیکشن 126 ہے ناظرین، کمیٹنگ depredation on territory of power at peace with Pakistan۔ whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation on the territory of any power in alliance or at a peace with Pakistan shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation or acquired by such depredation۔ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی ڈیپریڈیشن کرتا ہے یا اس کی تیاری کرتا ہے، ایسی پاکستان کے ساتھ جو اتحاد میں ہیں جو قوتیں، جس طرح اوپر ہم نے پڑھا کہ ان کے خلاف جنگ مسلط کرنا، اب اگر کوئی افراتفری پھیلانے کی کوشش کرتا ہے ان پاورز کے ساتھ، ان پاورز کے اندر، ان ملکوں کے اندر جن کے ساتھ پاکستان کا الائنس ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی 7 سال تک کی سزا رکھی گئی اور ساتھ میں جرمانے کی سزا رکھی گئی اور ساتھ میں جائیداد کی ضبطگی کی سزا بھی رکھی گئی۔ اور سیکشن 127 میں ہے ریسیونگ پراپرٹی ٹیکن بائی وار اور ڈیپریڈیشن مینشن ان سیکشن 125 and 26۔ whoever receives any property knowing to the same to have been taken into commission of any offence mentioned in section 125 and 126 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine and forfeiture of the property so received۔ section 125 اور 126 میں ہم نے ابھی پڑھا کہ کسی بھی الائی حکومت کے، الائی ملک کے ساتھ، الائی پاور کے ساتھ جو جس کا پاکستان کے ساتھ اتحاد ہے، ان کے اندر آپ جنگ مسلط کرتے ہیں، افراتفری پھیلاتے ہیں، تو جو سزائیں رکھی گئیں اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ اگر کوئی ان جنگوں سے، اس افراتفری سے کوئی پراپرٹی اس حوالے سے ریسیو کرتا ہے، کوئی جائیداد وصول کرتا ہے، کوئی رقم وصول کرتا ہے، کوئی لین دین کرتا ہے، ٹرانزیکشن کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے 20 سزا رکھی گئی، وہ ہے 7 سال تک کی سزا اور 7 جرمانہ اور جائیداد کی ضبطگی جو جائیداد وصول کی گئی ہو اس حوالے سے۔ ناظرین 128 سیکشن ہے پبلک سرونٹ والنٹریلی allowing prisoner of state or war to escape
whoever being a public servant and having the custody of any state prisoner or prisoner of war voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Section 128 में कहा गया, सेक्शन 128 के अंदर ये बताया गया कि एक सरकारी पब्लिक सर्वेंट जिसके पास कस्टडी है किसी प्रिजनर की, कैदी की, वो कैदी कौन सा है, वो स्टेट का कैदी हो सकता है, वो वार का कैदी हो सकता है, उसको भागने में अगर वो मदद देता है तो उसके लिए उम्र कैद की सज़ा रखी गई और साथ में शैल आल्सो बी पनिश विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल की सज़ा है और साथ में जुर्माने की सज़ा है, 10 साल की सज़ा है और जुर्माने की सज़ा है। इस तरह 129 है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। 128 में तो ये बताया गया ना कि वो वॉलंटरली जानबूझकर अलाउ करता है किसी जंगी कैदी को, स्टेट के कैदी को कि जाओ भाग जाओ, उसके लिए उम्र कैद और 10 साल की सज़ा है। और 129 में कि वो अपने फ़राइज़ से सिर्फ गफलत बरतता है, वो जानबूझ के भागने नहीं देता, गफलत बरतता है और उस गफलत के नतीजे में वो कैदी भाग जाता है, तो ऐसे शख्स के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए सज़ा 3 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट और 7 जुर्माना है। और 130 में है एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बोरिंग सच प्रिजनर, वो जो कैदी भागेगा उसको अगर कोई शख्स मदद करता है भागने में, उसको रेस्क्यू करता है बचाने में और उसको पनाह देता है, तो ऐसे शख्स के लिए सज़ा रखी गई उम्र कैद की और साथ में 10 साल तक की सज़ा और जुर्माने की सज़ा रखी गई है। और इसकी एक्सप्लेनेशन में है स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वार हु इज़ परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन his parole within certain limit in Pakistan is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limit within which he is allowed to be at large। हमने पढ़ा एक जंगी कैदी है और एक कैदी है स्टेट का, उसको भगाने वाला पब्लिक सर्वेंट भगाएगा तो उसके लिए सज़ा उम्र कैद और 10 साल। फिर कहा कि अगर वही सरकारी मुलाजम गफलत की वजह से भगा देता है, वो भाग जाता है, तो उसके लिए 3 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट। और जो मदद करता है भागने में, एड करता है और उसको रेस्क्यू करता है, पनाह देता है, उसके लिए 10 साल की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा। और यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया कि जो कैदी है अगर वो पैरोल पे रिहा है कानूनी तौर पे, नाज़रीन वो भी हम किसी वक्त टॉपिक डिस्कस करेंगे कि एक कैदी जो कैद के अंदर है उसको एक ख़ास सिचुएशन में पैरोल पर रिहा किया जाता है। अगर उसको पैरोल पे रिहा किया गया है उसके लिए एक क्राइटेरिया है कि वो वहाँ से इतने एरिया से बाहर नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था और वो जेल में था, कैद था, तो उस कैदी के लिए एक पैरोल का ऑर्डर आया कि वो अपनी बीवी के कफन दफन में शामिल हो जाए और जितने दिन के लिए वो हुआ उतने दिन वो जेल से बाहर आया और जितनी टेरिटरी के लिए उसको इजाज़त थी वहाँ पे वो आज़ादाना फिरता रहा। अगर वहाँ से फॉर मिसाल दी है कोई ऐसा कैदी जिसको पेरोल पे बाहर भेजा गया हो, वो उस पेरोल के टेरिटरी से बाहर चला जाए तो उसको भी भाग जाना एस्केप के ज़िम्मे में लाया जाएगा। तो नाजरीन आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुँचा कि सेडिशन क्या है, बगावत क्या है और स्टेट के ख़िलाफ़ ऑफेंसेस जो हम पिछली एपिसोड से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर फ़लाँ काम अगर किसी ने किया तो उसके ख़िलाफ़ फ़लाँ सज़ा होगी। ये डिटेल से हमने पढ़ा। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे ऐसे ऑफेंसेस जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से रिलेटेड है, पाकिस्तान की मुसल्ला, बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया के ख़िलाफ़ जो जुराइम हैं वो हम इंशाअल्लाह सेक्शन 131 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट को इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।